नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि हम KVS TGT इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे आप लोगों की, तो उसी के रिगार्डिंग मेरा ये वीडियो है। और जो भी लोग इससे जुड़ना चाहें, जो भी लोग देखना चाहें, तो आप उनको शेयर करिए, देखिए। और गारंटी मेरी है कि हम इस तरीके से करेंगे कि ताकि इजीली तरीके से हम अपने पेपर को कर सकें। तो जैसा कि KVS TGT में मैंने बताया है कि क्या 6 to 10 हमें NCERT पढ़नी है, जो CBSE बोर्ड में चल रही है, वही सिलेबस पढ़ना है, वही सारी चीजें देखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम 10th से शुरू करेंगे। सबसे पहले 10th क्लास में जो बुक्स हमारी हैं उनको पढ़ेंगे, फिर हम धीरे 9th में आएंगे, फिर 8th, फिर 7th, फिर 6th, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ये वीडियो है तुम्हारे जो पहली पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो 10th की बुक में। तो जैसे कि हम उससे पहले थोड़ा सा ये जानेंगे कि 10th में बुक्स कौन कौन सी चलती हैं। एक बुक चलती है फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की, और एक चलती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो है क्या कि फर्स्ट फ्लाइट में हमारे प्रोज और पोएट्री, इसमें क्या है, प्रोज और पोएट्री, मतलब इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं और पोएम्स हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जैसा कि है, ये सप्लीमेंट्री बुक है, तो इसमें डिटेल्ड में वैसे तो नहीं आता, लेकिन ये एग्जाम है तो इसमें तो पूछा ही जाएगा। अब है क्या कि फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज और पोएट्री में भी सबसे पहले हम पोएम्स पढ़ेंगे, पोएम्स देखेंगे, क्योंकि पोएम्स में थोड़ा सा उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, फॉर्म्स हैं, एंड फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, जॉनर हैं, और ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे, थीम, मैसेज। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा पहला ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो पहली पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसको देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या है इसमें, क्या बातें हैं, क्या कहा गया है। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है द डस्ट ऑफ स्नो, पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। और एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम बताना चाहेंगे आपको, अगर पूछा जाए डस्ट ऑफ स्नो ये इनके किस बुक में पब्लिश हुई थी या कहाँ से ली गई है, तो इनका एक कलेक्शन है न्यू हैम्पशायर, जो कि 1923 में पब्लिश हुआ था। ये एक इनकी बुक है जिसमें बहुत सारी इनकी पोएम्स दी गई हैं, और इस बुक ने पुलित्जर प्राइज भी जीता था। इसकी वजह से, इस बुक की वजह से इनको पुलित्जर प्राइज पुरस्कार मिला था। तो इसमें जैसे तुम्हारी द डस्ट ऑफ स्नो है, स्टॉपिंग बाय गुड सन स्नो इवनिंग है, फायर एंड आइस है, ये सारी पोएम्स इसमें हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, और जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम हम पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज कॉमन हमें मिलती है। वैसे क्या कॉमन मिलता है, एक तो इनकी पोएम्स नेचुरल सेटिंग पे होती हैं, मतलब ऐसा सराउंडिंग होगा, उसकी सेटिंग होगी जो किसी नेचुरल लैंडस्केप में होगी, जहाँ पे या तो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट होंगे, ट्रीज होंगे, बर्ड्स होंगे, स्नोज होंगी, रिवर्स होंगी। तो ये सारी चीजें इनकी पोएम में ज्यादा देखने को मिलती हैं। दूसरा एक इनका पक्ष क्या रहता है, दूसरी चीज ये क्या अपनी पोएम्स में ज्यादा बताते हैं, वो है मानव सभ्यता को एक कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं, मतलब उसको कुछ टीच करने की कोशिश करते हैं, कुछ लेसन देना चाहते हैं। ये ह्यूमन की भी, ह्यूमैनिटी की भी बात करते हैं, जो हमारी जनरेशन है उसको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और इनकी पोएम में सबसे ज्यादा सिंबल यूज होते हैं, मतलब इनका हम कह सकते हैं कि रिच ऑफ सिंबल इनकी पोएम्स होती हैं। बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं ये अपनी पोएम्स में, और यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, ये पोएम है, छोटी सी पोएम है, आप लोग देख लीजिए। द वे a crow shook down on me, dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had food। बस सिंपल सी पोएम है, लग रहा है कि बस जना समझ में कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो और पोएम सिंपल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कम लाइन में ही ऐसी बातें कह देते हैं कि आदमी उनको जो है पढ़ता रहता, सीखता रहता है। उस पर बहुत सारा हम 2-3 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं। तो इनकी हमेशा से ही जितनी भी पोएम्स हैं वो मानव समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए हैं। तो अब है क्या, इस पोएम को पढ़ते हैं। द वे a crow shook down on me, dust of snow from a hemlock tree। अब इसमें ये बात करते हैं, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि इनकी पोएम में डस्ट ऑफ स्नो, उसमें किस पक्षी का जिक्र करते हैं, क्रो का। एक ट्री है हेमलॉक ट्री,
अब इसको हम देखेंगे, जैसे पोएम का मतलब क्या है। पोएम का मतलब ये है कि पोएट कहीं जा रहा होता है, वो दुखी होता है, तो वो सैड मूड में होता है, तो जिसकी वजह से उसका आधा दिन जो उसने स्पेंड किया है वो बेकार चला जाता है। जैसा कि हम लोगों को भी पता है, अभी आपका किसी बात में मूड ऑफ हो और मूड अच्छा ना हो, तो आपका कुछ भी पॉजिटिव चीज में काम में मन ही नहीं लगेगा, आप कुछ करोगे ही नहीं। जैसे जनरल अगर आप खुश हो तो उसको एनर्जेटिक वे में कुछ ऐसा करोगे ताकि उसका रिजल्ट बेटर रहे या फ्रूटफुल रहे। लेकिन होता क्या है, जब मूड ऑफ है तो किसी काम में मन ही नहीं लगता है। वैसा इनके साथ होता है, ये मतलब है दुखी है, तो बताया जाता है कि ये कहीं जा रहे होते हैं और वो नेचुरल सराउंडिंग है, और वहां पर तब तक क्या होता है, एक पेड़ है हेमलॉक ट्री का, तो हेमलॉक ट्री पे एक कौवा बैठा है। अब क्या करता है, वो कौवा जो है उसकी ब्रांच को हिलाता है, तो उसकी ब्रांच को हिलाने से उस पे कुछ स्नोफ्लेक्स होते हैं, क्योंकि जैसा कि डस्ट ऑफ स्नो से हमें पता चलता है कि वो नेचुरल सराउंडिंग है, ऐसा प्लेस है जहां पर बर्फबारी हो रही है, जहां पे बर्फ गिर रही है, तो वहीं पर उस पेड़ पर भी बर्फबारी की वजह से कुछ स्नो पार्टिकल्स रिमेनिंग उसकी ब्रांच पे होते हैं। तो अब जैसे कौवा क्या इंटेंशनली नहीं लेकिन अनइंटेंशनली, जैसे कि कौवा क्या मतलब कोई और भी पक्षी अगर होता वहां पर, तो वो बैठा है तो वो उड़ने की कोशिश करता है, या मान लो जैसे पक्षियों की क्या बर्ड्स की होती है हैबिट, एक जगह बैठे एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाएंगे, तो उससे क्या होता है, ब्रांच हिलती है, तो ब्रांच के हिलने से क्या होता है, तब तक कुछ स्नो पार्टिकल्स वो गिरते हैं पोएट की बॉडी पर। पोएट कहते हैं कि कौवा बैठा था, एक पॉइजनस ट्री था जो कि हेमलॉक ट्री था, उस पर एक कौवा बैठा है, तो वो उसकी ब्रांच को हिलाता है, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स स्नो के उसकी बॉडी पर गिरते हैं और वो दुखी होता है। लेकिन क्या होता है कि तब जैसे ही वो पार्टिकल्स गिरते हैं उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो अब हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, और जिसकी वजह से वो लास्ट में कहता है, तो इस इंसिडेंट ने उसके सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, क्योंकि आधा दिन तो उसने पूरा ऐसे बेकार किया जो जाया गया, और इसी इंसिडेंट की वजह से अब जो आधा दिन बचा था उसको वो किसी न किसी अच्छे काम में लगाएगा, कुछ अच्छा काम करेगा, पॉजिटिव वे में कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा, और जिसकी वजह से जो मैंने आधा दिन अपना व्यतीत कर दिया था दुख में, तो वो उस चीज पर उसको क्या होता है, रिग्रेट होता है। अब इस पोएम का मतलब ये है, मतलब ये कहना चाहते हैं, लेकिन अब सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है, यहां पे अगर हम बात करें क्रो, क्रो एक ऐसा पक्षी है जो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बैड ओमेन है, या इल ओमिनस कह सकते हैं इसको, इल ओमिनस कह सकते हैं, मतलब ये चीजें बुरी, सारी चीजें बुरी चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे निगेटिविटी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, कौवे को अच्छा नहीं मानते ये लोग, कौवे की एक तो ब्लैक होता है, और ब्लैक चीजें हमारे यहाँ भी क्या होता है उनको अच्छा नहीं मानते हैं। अभी कोई शुभ ओकेजन हो तो उस पर हम अवॉइड करते हैं ब्लैक जैसे कपड़े पहनने को, या और भी, और वैसे भी ब्लैक क्या है, हमारे अंधकार को, डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो कलर बेस पे भी अगर देखा जाए तो ये पक्षी अच्छा नहीं होता है। दूसरा इसकी हार्श वॉइस होती है, मतलब आवाज अच्छी नहीं होती जो हमारे कानों को बिल्कुल बेकार लगती है। तो यहाँ पर क्या है, इसका सिंबॉलिकल जो रिप्रेजेंटेशन है क्रो का, वो क्या है, निगेटिविटी, डेथ, और बैड ओमेन या इल ओमिनस, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए, अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम ये टिक करेंगे। फिर आते हैं हम, एक और इसमें सिंबल यूज किया गया है जो है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जैसे क्या है, ये पॉइजनस ट्री होता है, अगर हिंदी में बात करें तो धतूरे का पेड़ है, और धतूरे का पेड़ जो होता है उसमें क्या होता है कि जहर होता है, विष होता है, कि अगर हम उसके बीज को खा लें या किसी को खिला दें तो मौत भी हो सकती है।
या मौत अगर नहीं होगी लेकिन आपकी कंडीशन तो खराब ही हो जाएगी। तो ये भी जो हेमलॉक ट्री है सिंबॉलिकली डार्क साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको डार्क साइड मतलब नेगेटिविटी को। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, सिंबोलिज्म को डिस्कस करेंगे। तो एक तो सिंबल हो गया इसमें तुम्हारा क्रो, एक हो गया हेमलॉक ट्री। तो ये दोनों चीजें निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब एक है जो पॉइजनस ट्री है, एक है जो जिसको इनओमिनस माना जाता है। तो पोएट ने आखिर इन चीजों को क्यों यूज किया? जैसे कि अदर पोएट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी बढ़िया खूबसूरत पक्षी को पोएम में यूज करते हैं। कोयल हो गई, मैना हो गई, तोता हो गया, मतलब ऐसे ज्यादातर देखा होगा। इन सभी नाइटिंगेल हो गई, इनको यूज किया जाता है। लेकिन ये हमेशा लीक से हटकर बात करते हैं, इसी वजह से ये क्रो को लेकर आए हैं और इसके माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि मनुष्य ने क्या किया है कि मनुष्य ने अपने माइंड में पहले से ही कुछ चीजों को उसकी कैटेगरी में डाल रखा है कि ये निगेटिव चीजें हैं, ये पॉजिटिव चीजें हैं। जैसे कि बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि जैसे अपने इंडिया में ही होता है कि अगर कहीं जा रहे, बिल्ली रास्ता काट गई है, बड़ा अशुभ हो गया, हम थोड़ा वेट करते हैं, नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। या तो चला हम कहीं जा रहे हैं तो कोई ऐसा बर्तन लिए जा रहा है जो खाली है, तो उसको भी अरे मतलब ये क्या मतलब, तो मतलब ये कुछ चीजें होती हैं जिनको हमने क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है कि ये अच्छी कभी हो ही नहीं सकती या ये चीजें बुरी होती हैं। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। पोएट भी कहता है कि ये बुरी चीजें थी जो जिनको मनुष्य मानता है, लेकिन इन बुरी चीजों की वजह से ही एक तो हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री, ऊपर से उस पे बैठा कौवा जो इन ओमिनस को प्रेजेंट कर रहा है, डेथ को प्रेजेंट कर रहा है। अपने यहाँ कहावत भी कही जाती है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब कि और भी ज्यादा बेकार। तो दोनों चीजें निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों चीजों ने उसके मूड को खुश किया, उसके मूड को चेंज किया, सैडनेस को हैप्पीनेस में चेंज किया। मतलब वो भी क्या था, ग्लूमी, उदास था, सैड था। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से वो क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। तो एक तो मैसेज वो ये देना चाह रहा है कि हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिनको हम गलत मानते हैं, निगेटिव मानते हैं, वो भी हमें एक अच्छा मैसेज देकर जाती हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाती हैं। तो हमें ये जो माइंड में हमारे है इसको दूर करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मतलब इसको पक्षी को गलत मान रहे हैं या ये चीजें गलत है, वो भी हमें रिफ्लेक्ट करती हैं, वो भी हमारे ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। तो यही यहाँ पर भी इन चीजों की वजह से ही उसके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं और वो स्नो पार्टिकल हीलिंग पावर का काम करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दो लिखे सिंबल, तो यहाँ पे तीसरा सिंबल हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। तीसरा सिंबल हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो जो नेचुरल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कह सकते हैं नेचर की हीलिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब कि जैसा कि नेचर को हर आदमी एंजॉय करना चाहता है, अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा भी फील कर रहे हो तो रिफ्रेश्ड फील करते हो, अच्छा फील करते हो। तो ये बेसिक हम कह सकते हैं थीम है। तो पहला मैसेज हमने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पहले से अगर हमने कोई अपने दिमाग में माइंड मेकअप बना रखा है कि ये गलत चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि एक मतलब छोटा सा भी या जिसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते वो भी हमारे जीवन को बदल देता है। जैसे कि अमूमन होता क्या है, कभी कभी एक छोटा बच्चा भी हमें अच्छी सीख देकर चला जाता है। तो एक तो मैसेज ये हो गया। दूसरा मैसेज क्या है, अगर देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी इंसिडेंट नहीं थी, सबके साथ होती है कि आप कहीं भी खड़े कुछ पत्ता गिर गया, कुछ चीज गिर गई। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो स्मॉल इंसिडेंट हुई, ये
इज अ कॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। क्या ग्रेटर इंपॉर्टेंस? अगर इसको देखा जाए तो उस पोएट के मूड को उसने चेंज कर दिया, उसको बिल्कुल पॉजिटिव बना दिया। तो इस वजह से हमारे जीवन में समटाइम्स ट्रिवियल थिंग्स कैन आल्सो गिव अ लार्जर मैसेज और दे आर आल्सो अ रीजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो एक चीज ये भी बताते हैं कि स्मॉल इंसिडेंट भी कई बार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये इन्होंने इस पोएम के माध्यम से बताया है। ये है थीम की बात करें तो ये दो मैंने थीम बताई है, मतलब एक स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटी से छोटी घटना भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के जाती है। तो ये हो गई है थीम। फिर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग जैसा कि मैंने बताया है कि 10 स्टार स्नो की बात हो रही है, हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर बर्फ गिरती है। तो ये नेचुरल सराउंडिंग है, नेचुरल सराउंडिंग की बात करते हैं, मतलब ऐसा प्लेस है जो नेचुरल हैबिटेट है, हम कह सकते हैं इसको नेचुरल हैबिटेट। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना। अगर सेटिंग पूछी जाती है पोएम की क्या है तो नेचुरल सराउंडिंग या नेचुरल हैबिटेट होगा। अगर थीम पूछी जाती है तो थीम में ऑप्शन आएगा ए स्मॉल इंसिडेंट कैन गिव यू ए ग्रेट मैसेज और इट कैन चेंज द लाइफ, या मतलब ऐसी कुछ निगेटिविटी और पॉजिटिविटी वाली बात, मतलब हम उसको पहले से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई थीम। मैसेज पे मैंने बात ही कर दी कि मैसेज वो यही देना चाहता है कि हमें पहले से चीजों को कैटेगराइज नहीं करना है। जैसा कि हमने बताया क्रो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रो जो है इनऑमिनस है, निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही हेमलॉक ट्री भी जो कि पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला होता है, जिसको खाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों चीजों ने उसके जीवन में अच्छा इम्पैक्ट डाला पोएट के। तो फिर क्या होगा, हमने मैसेज की भी बात की। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात करें तो इन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस ज्यादा तो सिंपली यूज किया ना मेटाफर यूज किया। हाँ, इसमें एलिट्रेशन जरूर मिलता है। अगर हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की तो एलिट्रेशन हमें मिलता है। एलिट्रेशन जैसे एलिट्रेशन क्या होता है, जैसे एलिट्रेशन सबको पता होगा, एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच द इनिशियल कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड। जैसे मान लो कोई लाइन है और उसकी जो इनिशियल कंसोनेंट साउंड होती है वो रिपीट होती है। अब जैसे कि बात करें यहाँ पे तो जैसे कि ये सेंटेंस लिखा सेव्ड सम पार्ट, तो एस और एस इस लाइन में जो है सेव्ड सम पार्ट हमारा एलिट्रेशन है। एस एस का साउंड जो है रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद आपका जैसे यहाँ पर भी फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट, तो एच और एच का साउंड इस लाइन में भी जो है रिपीट हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, इसमें कंसोनेंट्स का भी यूज हुआ है। और फिर हम बात करते हैं इसमें इंजैम्पमेंट का यूज किया है इन्होंने, इंजैम्पमेंट। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। इंजैम्पमेंट क्या होता है कि जैसे एक लाइन स्टार्ट हुई और उसका मीनिंग वहीं तक कंप्लीट नहीं होता है, वो दूसरी लाइन में भी रन करती है, तीसरी लाइन में भी रन करती है। ऐसे देखो पूरी, अगर इसको इन्होंने स्टैंजा में लिखा है लेकिन अगर स्टैंजा में हम ना लिखें तो कैसे लाइन पढ़ी जाएगी, द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी। तो ये पूरी लाइन तब होती है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर होता है। द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड से, मतलब एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन में भी जा रही है। तो इसको इंजैम्पमेंट कहते हैं। तो इंजैम्पमेंट का इन्होंने यूज किया। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम आपका बन सकता है टोन या इमेजरी। पूछा जा सकता है इस पोएम की टोन क्या है या इमेजरी क्या है, तो इसकी ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक टोन है क्योंकि वो यही बताना चाहता है कि वो दुखी होता है लेकिन बाद में क्या होता है, वो हैप्पी हो जाता है। मतलब क्योंकि एक ऐसी इंसिडेंट जो उसके जीवन को या उस दिन को बदल देती है, उसको दिशा निर्देश देती है। तो ये क्या ऑप्टिमिज्म होता है अगर हम किसी चीज को एनर्जेटिक वे में लगाते हैं। तो टोन भी इसकी ऑप्टिमिस्टिक हो गई है। फिर इसके बाद इसमें हमने थीम भी कवर कर ली।
सेटिंग बता ही दिया, मैसेज बता ही दिया है, लिटरेरी डिवाइसेस आपको बता ही दी, एलिट्रेशन है, सिंबोलिज्म, ये सिंबल यूज किए गए हैं, क्रो, हेमलॉक ट्री, डेस्कटॉप स्नो। और इसमें मैंने बता दिया अगर ऑप्शन आता है क्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेथ, हेमलॉक ट्री ये भी पॉइजनस ट्री होता है, ये भी डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन्हीं के साथ साथ अब हम क्या करेंगे कि आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हम इसके जो देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी संभावना है पूछे जाने की। मैंने भी कुछ लिखा है तो मैं देख रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा बचा है बताने को, नहीं ऐसा मैंने कवर कर दिया है, सारी चीजें कवर कर दी हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं कि ये क्रो और हेमलॉक ट्री का पूछा जाएगा किसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट करते हैं, तो हम डार्क साइड को लिख देंगे। डस्टॉप स्नो किसको रिप्रेजेंट करती है, ब्राइट साइड को रिप्रेजेंट करती है। और फिर बाकी जो भी ऑप्शन आते हैं एक्सप्लेन तो कर ही दिए, उस ऑप्शन के हिसाब से हम उसको कर लेंगे। फिर इसके एक वीडियो और बनाएंगे क्वेश्चन आंसर पर। बाकी अगर कुछ लगता है इसमें छूटा हो या कुछ ऐसी चीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, या अगर लगता है कि सर थोड़ा सा अलग वे में बताने की कोशिश करिए तो आप बताइएगा, उसमें कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशंस करेंगे। और इस पॉइंट में इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछा जाएगा। जो एमसीक्यू होंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आएंगे जिनकी संभावना होगी हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।